इसके बाद में अपन कुछ मैटर की बात करते हैं। आपने नाम सुने होंगे, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर, है ना। दो तरह के मैटर पाए जाते हैं, एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। देखो, इसको अपन याद रखने का एक तरीका है सिंपल सा, वैसे तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मैंने बनाया एक न्यूरॉन, क्या बना दिया, न्यूरॉन, ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं अपन। ये मैंने एक दूसरा न्यूरॉन बना दिया, ये मैंने एक तीसरा न्यूरॉन बना दिया। ये कौन सा वाला पार्ट है, साइटोन वाला, साइटोन वाला, साइटोन। ये कौन सा है, एक्सॉन, दैट इज टिलोडेंड्रिया। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। अब अगर अपन मान के हैं कि किसी पे अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो अपन एक पर क्या बना देते हैं, ये माइलिन शीथ बना दी है। ये क्या बना दिया है, माइलिन शीथ। नोट अभी नहीं करना है, तो देखो इसके दो पार्ट मिल गए अपन को। तो ऐसे वाले एक्सॉन जिन पर क्या प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, वो तो वहां पे कौन सा मैटर मिलेगा, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। कौन सा मैटर होता है, व्हाइट मैटर। और बाकी का जो सारा होता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, ग्रे मैटर होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ग्रे मैटर हमें एक न्यूरॉन में कहां कहां पे मिल सकता है, तो सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स में मिलेगा, उसके बाद में साइटोन में मिलेगा, उसके बाद में एक्सॉन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कौन से वाले में, नॉन माइलिनेटेड या फिर माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में मिलेगा। और जो व्हाइट मैटर है वो किधर होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन पर प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो व्हाइट जो कलर आ रहा है या फिर इसका जो व्हाइट अपीयरेंस है वो किसकी वजह से आता है, माइलिन शीथ की वजह से आता है। और इसका जो ग्रे अपीयरेंस है वो किसकी वजह से आता है। देखो इन तीनों में आपको कुछ चीजें कॉमन दिखाई देंगी जो ज्यादातर होती है। यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, बस माइलिन शीथ मिल रहा है, ठीक है। साइटोन में निसल ग्रेन्यूल मिलते हैं, क्या निसल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, डेंड्राइट्स में निसल ग्रेन्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रीजन है ग्रेइश अपीयरेंस वो किसकी वजह से होती है, निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है। और इसका जो व्हाइट है वो किसकी वजह से होता है, माइलिन शीथ की वजह से होता है। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई। देखो दो तरह के मैटर पाए जाते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, एक जिसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है, एक जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट जिसका कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, माइलिन शीथ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, माइलिन शीथ की वजह से। अब जिसका कलर ही माइलिन शीथ की वजह से आ रहा है तो वो कहां पे मिलेगा, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। और अपन को पता है कि जब डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन, इन तीनों में से माइलिन शीथ कहां पे मिल सकता है, केवल और केवल एक्सॉन पे मिलेगा। तो अगर माइलिनेटेड एक्सॉन होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस पे प्रेजेंट रहेगा, ग्रे मैटर से बनेगा, ठीक है। अब अपने नर्वस सिस्टम में ये मिलते कहां कहां पे और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो मैं दो नाम बताता हूं, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में
व्हाइट में जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ मिलता है और जो व्हाइट मैटर होता है वो अंदर की तरफ मिलता है। ये इनका मैटर का क्या होता है, अरेंजमेंट रहता है कि सेरिब्रम में और सेरिबेलम में जो ग्रे मैटर मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। तो बाहर वाला जो एरिया है उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, ग्रे होगा कि व्हाइट होगा, ग्रे होगा। और जो इनर साइड का होता है उसका कैसा होता है, व्हाइट मैटर का होता है। ये और डिटेल में जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में जो व्हाइट मैटर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें ये जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे बाहर कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कौन सा मिल रहा था, पहले ग्रे मिल रहा था, यहाँ पे कौन सा मिलेगा, व्हाइट, और अंदर की साइड में कौन सा मिलेगा, ग्रे मैटर मिलता है। ज्यादातर जो होता है अरेंजमेंट ही पूछा जाता है कि सेरिब्रम में, सेरिबेलम में या फिर इन दोनों में से कौन सा मैटर बाहर मिलेगा, कौन सा अंदर मिलेगा, है ना। ये कभी कभार आ जाए तो आपको याद रखना है। और ये जरूर याद रख लेना है कि जो व्हाइट है उसका कलर व्हाइट किसकी वजह से आ रहा है, माइलिन शीथ की वजह से, और ग्रे की वजह से आता है नेसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। हाँ, कलर कोई सा भी प्रेजेंस बताइए आपन ने, चाहे सेरेब्रम हो चाहे सेरिबेलम हो, प्रेजेंट तो दोनों ही है ना, बस अरेंजमेंट का डिफरेंस रहता है। हाँ, और कहाँ। फिर कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इस चैप्टर में, है ना, जो अपन को बार बार देखने को मिलेगी, उनका मैं मतलब बता देता हूं। एक होता है ग्रुप ऑफ साइटोन, एक होता है ग्रुप ऑफ एक्सोन। ये ग्रुप ऑफ साइटोन सीएनएस में भी देखने को मिलेगा और पीएनएस में भी देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ एक्सोन सीएनएस में भी देखने को मिलेगा और पीएनएस में। तो देखो, ग्रुप ऑफ साइटोन जो सीएनएस में मिलता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई। और ग्रुप ऑफ एक्सोन जो सीएनएस में पाया जाता है उसको बोला जाता है ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। ग्रुप ऑफ साइटोन जो पीएनएस में पाया जाता है उसको बोला जाता है गैंग्लिया। क्या लिया, गैंग्लिया। और जो पीएनएस में मिलता है एक्सोन का उसको बोला जाता है नर्व। ठीक है, तो अगर कहीं पे गैंग्लिया या फिर गैंग्लियन लिखा हुआ रहता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोन का ग्रुप इन पीएनएस। कहीं पे आपको मिलेगा नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो ट्रैक्ट होती है वो क्या होती है, एक्सोन, कहां पे, सीएनएस में। कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, नर्व फाइबर्स, वो कहां पे मिलेंगे, पीएनएस में। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस में जो होता है वो पार्ट किसका होता है, सीएनएस का। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर वहां पे आता है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, जहां पे वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये याद रखने का है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब एक जो नया टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कुछ बेसिक बातें ये जो मैं बना देता हूं, ये क्या है, एक्सोन है। क्योंकि अपन को पता है कि जो नर्व का कंडक्शन है अपन को न्यूरॉन से दूर लेके जाना है, तो उसको दूर लेके जाने का काम कौन करता है, एक्सोन करता है। ठीक है, और एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सो। एक्सोन की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। और जो सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से। साइटोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें एक मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन 1972। उसमें वो बताते हैं कि हर एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। और फिर अपन ने ये भी तो बोला था कि जो लिपिड की जो बाइलेयर है या फिर जो लिपिड है, जैसे कि जो माइलिन शीट है वो भी फास्फोलिपिड था, तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। मतलब कि वो किसी भी चार्ज आयन को अपने आर पार होने देंगे क्या, ट्रेवल करने देंगे क्या, नहीं करने देंगे। लेकिन अब देखो, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इधर तो देखो क्या कर रहा हूं मैं,
अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं फ्लो करेगी। अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो क्या नर्व इंपल्स जाएगी? नहीं जाएगी। अगर नर्व इंपल्स का कंडक्शन नहीं होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो क्या न्यूरॉन काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर न्यूरॉन काम नहीं करेंगे तो नर्वस सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं किया तो क्या बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी काम करे तो नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम को काम करवाना है तो न्यूरॉन को काम करवाना पड़ेगा, न्यूरॉन को काम करवाना है तो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन करवाना पड़ेगा, उसका ट्रांसमिशन करवाना है तो करंट का फ्लो होना चाहिए, करंट का फ्लो होना है तो चार्ज का ट्रांसमिशन भी होना चाहिए। क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ते हैं आप थोड़ी बहुत, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। चार्ज है तो करंट भी होगा, लेकिन चार्ज नहीं है तो करंट कहां से आ जाएगी? और चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, यही तो है चार्जर आयन। अगर इनका ही ट्रांसमिशन नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी, करंट नहीं बनेगी तो न्यूरॉन काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन काम नहीं करेंगे तो नर्व इंपल्स नहीं बनेगी, नर्व इंपल्स नहीं बन रही है तो न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा और पूरी की पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ये जो लगेगा कहाँ पे लगेगा? करना किधर पड़ेगा? इसी एक्सोलेमा पे ही करना पड़ेगा। तो देखो ये जो एक्सोलेमा है वो तो अपन ने ऐसे बना दी, अगर इसका अपन डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये दो एक लेयर तो ये है इसकी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, देखो लिपिड की बाई लेयर। पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है, बाइलिपिड की लेयर होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा तो चलेगा आपको? ठीक है। अब देखो जो अंदर का जो होता है उसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर होता है उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये बात क्लियर है क्या? अगर कोई भी चीज आपको नहीं आती है तो हैंड टू हैंड बोल देना है, ये वेट नहीं करना है कि पूरा टॉपिक हो जाएगा फिर वापस सर को मैं बोलूंगा कि एक बार और हो जाए, है ना। मैं तो एक बार और कर दूंगा लेकिन तुम्हें वापस से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जो जो भी मैं बताता जाता हूँ वही के वही बता देना। तो ये जो बाहर का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो अंदर होता है एक्सोप्लाज्म के अंदर, मतलब यहाँ पे जो रहेगा क्या है? एक्सोप्लाज्म, उसको क्या बोल दिया है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। नॉर्मली क्या होता है, जो भी सेल होती है उसके बाहर की तरफ कुछ आयंस का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, जैसे कि सोडियम ज्यादा होते हैं, पोटेशियम कम होता है, ये बाहर का बात है। अब अंदर की बात करते हैं। जो अंदर की बात करेंगे अगर अपन आईसीएफ में कौन सा ज्यादा होता है? देखो सोडियम तो बाहर जाता था, यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ज्यादा होता है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं। ये सब कहां से आए वो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉस्फेट कहां से आया, ये बात क्लियर है कि जो बाहर का एरिया होता है वहां पर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं और पोटेशियम कम होते हैं, लेकिन अंदर की साइड में पोटेशियम ज्यादा होते हैं और सोडियम कम होते हैं, और पोटेशियम के साथ में यहाँ पे फॉस्फेट आयंस भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं। तो अब इधर से देख के बताइए नेगेटिव अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, मैंने क्या बोला? देख के बताना, तो देख के ही बताना है। मान के चलो कि अगर आपको आता भी है तो नहीं आता, इसमें देख के बताइए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की साइड में ज्यादा है कि बाहर की साइड में ज्यादा है? अंदर की साइड में ज्यादा है कि बाहर की साइड में ज्यादा है? अंदर की साइड में। तो देखो अपन को यहाँ पे अब दो बातें भी याद रखनी है कि जो अंदर की जो साइड में अगर नेगेटिव ज्यादा है तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी चार्ज हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है? नेगेटिवली। और बाहर इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? अंदर वाले के कंपैरिजन में तो कम है ना, तो वहां पे बाहर कौन सा हो जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। क्या हुई है? ये एक्सोलेमा हुई है, सेल की मेम्ब्रेन हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना था? इन चार्ज को ट्रांसफर करवाना था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जिन जुगाड़ों को बोल दिया जाता है बायोलॉजी में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या करना पड़ेगा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल। ये ऐसे चैनल होते हैं जो ट्रांसफर करवाते हैं। देखो ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये क्या होते हैं कि ऐसे चैनल होते हैं, ऐसे कैरियर होते हैं जो क्या करवाते हैं, किसी भी आयंस का मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेंगे। उनमें सबसे पहले आ जाता है लीकी चैनल। कौन से चैनल? लीकी चैनल। कहीं पे भी वर्ड आ जाए चैनल तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो कि ये किसी भी चीज की हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाएगा। और ये जो लीकी चैनल होते हैं, अच्छा ये हाई टू लो करवा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि पैसिव होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और लीकी चैनल का मतलब क्या हुआ? ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऑलवेज ओपन रहते हैं। अब देखो अपने पास में जो मेन आयन है वो कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। देखो इधर मैंने सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या मैंने फॉस्फेट को कम ज्यादा लिखा है? क्या मैंने नेगेटिव चार्ज को कम ज्यादा लिखा है? नहीं, क्योंकि वो कहां पे मिलेंगे? केवल और केवल अंदर की साइड में मिलेंगे। देखिए इन दोनों में अपन ने कम ज्यादा किया है, इसका मतलब वो दोनों साइड में मिल सकते हैं। तो उनका क्या करवाना अपन को? ट्रांसफर करवाना है। अरे जो रहता ही एक साइड में उसको क्या ट्रांसफर करवाएं? हाँ किन को अटैच किया? लिपिड की लेयर क्यों बनाई है? मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? ये अपन दोनों साइड का देख रहे हैं। जैसे कि ये अपना एक्सोन है ना, ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन है और ये भी तो दूसरी मेम्ब्रेन है। तो इसके अगर बात करूंगा तो ये भी आईसीएफ हो जाएगा, ये ईसीएफ हो जाएगा, ये भी ईसीएफ है। तो मैं एक वाले पार्ट को समझा रहा हूँ बस यहाँ पे, है ना। हाँ ये एक्सोन वाला पार्ट एक्चुअल में लिखा हुआ ना एक्सोलेमा है। नहीं उनका काम नहीं है, अपन को इससे पे ही ट्रांसफर करवाना ना। मैंने तो जब यहाँ पे ट्रांसफर करवा दूंगा तो आगे का हो जाएगा। ऐसा तो फिर मेरे को आगे का भी बताना पड़ेगा। वो मैंने बता दिया ना कि अपन को जो ट्रांसफर करवाना है, देखो क्या लिखा हुआ? कंडक्शन। भाई डेंड्राइट ने तो रिसीव कर लिया है, देन उसको कहाँ पे दे दिया है? साइटोन। अब साइटोन से इसको दूर लेके जाना ना, दूसरे न्यूरॉन को देना, तो वो कौन लेके जाएगा? एक्सोन ही तो लेके जाएगा, ठीक है। तो वो अपन को खुद को पता। तो फर्स्ट जो है अरेंजमेंट वो कौन सा है? लीकी चैनल होते हैं जो कि हाई टू लो ट्रांसफर करवाते हैं। और पैसिव होगा, पैसिव होगा तो एटीपी का यूज होगा क्या? एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी क्या? यस और नो? नहीं होगी। और ये कैसे रहते हैं? ऑलवेज ओपन रहते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि अपने पास में जो आयन है वो कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम है। कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम है। ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड की बाइलेयर में पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। और जो नॉन पोलर टेल होती है वो अंदर की साइड में होती है। क्यों? क्योंकि वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। अब देखो मैंने इसमें कितने चैनल बना दिए? 3 बना दिए। कितने बना दिए? 3 बना दिए। इनमें से जो 2 होते हैं वो तो किसके लिए होते हैं? पोटेशियम के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पोटेशियम के लिए। और एक किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। ये एक्चुअल में ही ऐसा होता है। वापस रिपीट कर देता हूं, ये लिपिड की एक बाइलेयर है। इसमें अपन को क्या बनाने हैं? लीकी चैनल बनाने हैं। लीकी चैनल का जो काम होता है हाई से लो ट्रांसफर करवाने का होता है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला चैनल और ये वाला चैनल जो बनाया वो किसके लिए है? पोटेशियम के लिए है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। तो अब मेरे को बताइए जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर आएगा कि बाहर से अंदर जाएगा? पहले तो ये देखो कि जो पोटेशियम होता है वो ज्यादा कहाँ पे होता है? अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर होता है। और अपन को यहाँ पे हाई से लो की तरफ भेजना है।
तो हाई से लो ऐसे ही तो जाएगा। ये क्या है पोटेशियम के लिए, ये क्या है पोटेशियम के लिए। इतनी बात क्लियर है सबको। ये जो चैनल है वो किसके लिए है, सोडियम के लिए। सोडियम हाई कहां पे होता है, बाहर, और लो कहां पे होता है, अंदर। ये बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो जो लीकेज चैनल होते हैं वो पोटेशियम के लिए ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लीकेज चैनल ऑफ सोडियम। सही बात है कि, अरे देखो दो बनाया ना लीकेज चैनल पोटेशियम के लिए तो उनका नंबर ज्यादा हो गया है, और लीकेज चैनल सोडियम के लिए कितना बनाया, एक बनाया तो उसका नंबर एक हो गया है। तो सोचना ही क्या है, सोचो वो जो मैं सोचवा रहा हूं। एक हो गया है अरेंजमेंट नंबर 2। कभी आपने नाम तो सुना ही होगा सोडियम पोटेशियम पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा समझने में दिक्कत लगेगी, लेकिन जब इसको पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं लगेगी, है ना। दूसरा क्या नाम होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। जहां पे भी नाम आ जाता है किसका, पंप का, तो आपको याद रखना है वो ट्रांसफर करवाएगा लो टू हाई। और एक्टिव होगा या पैसिव होगा, एक्टिव होगा। अब बताओ ये ऑलवेज ओपन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओपन तो वो चीज होती है जिसमें अपना कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर अपने घर की लाइट का बिजली का बिल ही नहीं आया तो चालू रहने दो, लेकिन बिल आता तो अपन को पता रखना पड़ता ना कब बंद करना है कब चालू है। उसमें तो एनर्जी लगेगी तो हमेशा ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सोडियम और पोटेशियम जो पंप होते हैं कौन से आयन का ट्रांसफर करवा सकते हैं, सोडियम का और पोटेशियम का। लेकिन ये भी याद रखना कि एक्टिव है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, एटीपी की। किसकी, एटीपी की। इधर देखिए अब ये क्या बना दिया मैंने, सोडियम पोटेशियम पंप है। देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा पर अपन को देखना नहीं समझना है ना। हाँ एक बड़ा है एक छोटा है, जो जैसा होता है मेरे को वैसे ही बनाना पड़ेगा, है ना। ये हो गई है लिपिड की बाइलेयर। क्या हो गया है, लिपिड की बाइलेयर हो गई है। अब देखो अपन को पता है कि इससे अपन को ट्रांसफर किसका करवाना है, या तो सोडियम का या फिर पोटेशियम का। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, मेरा काम भी नहीं है पढ़ाने का, लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत आती है इसलिए मैं चेक कर लेता हूं। ऐसा सुनते होंगे, बस इतने इतने ये आगे ना अपने काम की तो है ना, बाकी तो मैं आती है तो बहुत अच्छी बात है। बस तो ये जो फरियाद है अपन को इधर पूरी करनी है। और आपको ऐसा भी पता होगा कि जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो सोडियम है उसका जो साइज है वो पोटेशियम से छोटा है, क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला क्या। तो ये तुम्हें आती है। अब इसको अपन को बायो में अप्लाई करना है। इधर जो मैंने साइट बनाई है वो मैंने 3 साइट बनाई है। ये जो 3 साइट आपको अगर दिख रही होगी, जैसे कि आपने बोला अभी तक एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो 3 साइट मैंने बनाई है वो मैंने छोटी बनाई है, और जो मैंने 2 साइट बनाई है वो मैंने बड़ी बनाई है। कैन यू सी। इसका मतलब जो 3 साइट है वो किसके लिए है, सोडियम के लिए है। किसके लिए है, सोडियम के लिए। और जो 2 साइट है वो किसके लिए है, पोटेशियम के लिए है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है ना उसके पास में टोटल 6 बाइंडिंग साइट होती है। कितनी होती है, 6 बाइंडिंग साइट।
कितनी होती है? 6 होती है। 3 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, और एक होती है किसके लिए? एटीपी के लिए। किसके लिए? एटीपी के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया इसको? एटीपी दिया। एटीपी को क्या किया? यूटिलाइज किया, और किस में ब्रेक डाउन करवा दिया? एडीपी और फॉस्फेट। ये बाहर की साइड में बन रहा है फॉस्फेट, के अंदर की साइड में बन रहा है? अंदर है कि बाहर है? ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, नहीं सॉरी, वो बाहर वाला था और ये अंदर वाला था। तो ये जो फॉस्फेट बन रहा है वो अंदर की साइड में बन रहा है कि बाहर बन रहा है? अरे अंदर है कि बाहर है? क्या? फॉस्फेट। इधर देखो, फॉस्फेट अंदर लिखा है कि बाहर लिखा है? तो ये जो फॉस्फेट है वो कहां से बना है? एटीपी से बना है। कहां से बना है? एटीपी से बना है, तभी अंदर है। ठीक है। अब देखो, ये जो 3 साइट है वो किसके लिए होती है? सोडियम के लिए होती है। किसके लिए होती है? सोडियम के लिए। अब बताइए, सोडियम लो कहां पे होता है? अंदर की साइड में। अब हाई कहां पे होता है? और ये लो टू हाई ही करवाएगा ना। और कितने सोडियम लेके जाएगा? 3। तो 3Na+ का ट्रांसफर करवाएगा ये। और इसके पास में 2 बाइंडिंग साइट है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम लो कहां पे होता है? बाहर की तरफ। तो ये 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लेके आ जाए। समझ गए? एनसीईआरटी बस इसको लिख देती है कि ये जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है 3Na+ को बाहर भेज देता है, 2 पोटेशियम को अंदर भेज देता है। क्यों भेजता है, कैसे भेजता है, उसको क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें तो मतलब होना चाहिए ना, है ना। ये भी लिखा हुआ है कि जो फॉस्फेट आयन होता है वो अंदर की टाइप होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, नो आइडिया, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। ठीक है। ये याद रखोगे कि सोडियम पोटेशियम पंप में कितनी होती हैं टोटल बाइंडिंग साइट? 6 होती हैं, जिनमें से 3 किसके लिए होती हैं? सोडियम के लिए होती हैं, और वो साइज में छोटी होती हैं। इतना याद नहीं रखोगे कि साइज वगैरह का, फिर भी चल जाएगा, लेकिन याद रख लेना, क्योंकि अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम याद रहेगा तो तुम इसको नहीं भूल पाओगे कि वो 3 सोडियम का करवा रही है या फिर 3 पोटेशियम का करवा रही है। कई बार इनमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। समझ गए बात? तो अपन ने कितने जुगाड़ बैठाए अभी? तो 2। जुगाड़ नंबर 3, ये बेसिक है ना। अगर ये क्लियर है तो पूरी कंडक्शन सिंपल हो जाएगी। कंडक्शन में बस आपको तीनों चीजें बतानी, कौन चालू है कौन बंद है। तीसरा जो है उसको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलेंगे? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। एक नाम यहाँ पे दोबारा आया है, कौन सा? नहीं, अभी जो मैंने तीनों में से बताया उनमें से एक नाम वापस से आया होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल। और मैंने क्या बोला था कि जब नाम आ जाता है किसका? चैनल का, तो हाई टू लो करवाएगा क्या? हाई टू लो। अब ये क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल है, मतलब कोई ना कोई सा गेट है जो किसके द्वारा खुलेगा? वोल्टेज के द्वारा। अपने पास में 2 ही चैनल मिलेंगे, कौन कौन से? एक तो सोडियम के लिए और एक पोटेशियम के लिए। एक तो और एक तो सोडियम के लिए और एक पोटेशियम के लिए। तो एक गेट बना दिया है, दूसरा गेट भी बना देते हैं। गेट नंबर 2 किसके लिए होता है? पोटेशियम के लिए। अब एक काम की बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम कहो तो बता दो। ये वाला किसके लिए है? सोडियम के लिए। ये वाला किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, इनको एक आयन बंद करके रखता है, और उस आयन का नाम है, मैंने बताया है वैसे तो, और उस आयन का नाम है Ca+2। Ca+2 नाम क्या होता है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो देखो, चैनल तो चैनल बना ही दिया है, गेटेड था तो गेटेड बना दिया है। वोल्टेज, अब अगर इसको अपन लो वोल्टेज देते हैं ना,
तो कौन से गेट खुल जाएंगे? सोडियम वाले। और अगर अपन ने इसको हाई वोल्टेज दिया तो कौन से खुल जाएंगे? पोटेशियम वाले। हाई वोल्टेज दिया तो पोटेशियम वाले चैनल खुल जाएंगे और लो वोल्टेज दिया तो सोडियम खुलेंगे। तो ये 3 अरेंजमेंट हैं। फर्स्ट वन इज लीकी चैनल, सेकंड वन इज सोडियम पोटेशियम पंप, और तीसरा कौन सा होता है? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेट। ये अपन ने क्यों करने पड़े ऐसे अरेंजमेंट अपन को? क्योंकि हमारी जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? बाइलिपिड लेयर से। और जो लिपिड होता है वो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होने देगा। लेकिन जब तक चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा हमारे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगी। नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगी तो न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे। न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी काम नहीं करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी काम करे तो नर्वस सिस्टम को काम करवाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम काम करे तो न्यूरॉन को काम करवाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि न्यूरॉन काम करे तो नर्व इंपल्स ट्रेवल करवानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि नर्व इंपल्स जनरेट हो तो उसके लिए करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए, और उसके लिए क्या होनी चाहिए? चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए। क्योंकि चार्ज वाली जो इक्वेशन है करंट वाली वो क्या बोलती है? I बराबर dq/dt बोलती है। अगर चार्ज होगा तो करंट बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि इस ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स है इनके द्वारा ये जो एक्सोलेमा होती है वहां पे अपने जो आयंस है वो क्या कर पाए? ट्रेवल कर पाए। देखो ये मैंने पूरी पे नहीं लगाए, कहीं कहीं पे लगाए। जैसे ये लिपिड की बाइलेयर है बीच बीच में अपन ने लगा दी तो वहां से क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर हो जाएगा तो नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी, न्यूरॉन काम करेंगे, न्यूरॉन काम करेंगे तो नर्वस सिस्टम काम करेगा तो बॉडी काम करेगी। ये बात क्लियर है? अपने जो न्यूरॉन्स होती है, क्या न्यूरॉन एक सेल है? क्या न्यूरॉन एक सेल है? सेल है, और हल्की फुल्की नहीं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है। क्योंकि ये क्या कर सकती है? एक तो डिटेक्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसके अंदर कैपेसिटी है तो काम करेगी ना। तो जब अपन बात करते हैं जब न्यूरॉन अपनी रेस्टिंग फेज में होता है, अब मैं बोलूंगा क्या? न्यूरॉन। लेकिन अपन डायग्राम में आपके माइंड में क्या होना चाहिए? बात किसकी चल रही है? एक्सोन वाले पार्ट की चल रही है। क्लियर है? जब न्यूरॉन से किसी भी इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग फेज में है। किस फेज में है? रेस्टिंग फेज में है। तो वापस से बताइए इसके बाहर की तरफ कौन से आयन हमें ज्यादा मिलेंगे? सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन कम होते हैं। अंदर की साइड में सोडियम आयन कम होते हैं, पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं और नेगेटिवली आयंस भी प्रेजेंट। ये जो रेस्टिंग फेज होती है इसका अपन एक नाम लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेज। इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज। अच्छा देखो अंदर की साइड में कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव, और बाहर की साइड में पॉजिटिव। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं? तो क्या इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज नहीं हो गई है? क्या पोलराइज हो गई है ना? पोलराइज मतलब क्या होता है? ये अगर कोई भी न्यूरॉन है इसके अपोजिट साइड में कोई दूसरा चार्ज होना चाहिए और इधर कोई दूसरा होना चाहिए, तब इसको अपन क्या बोल देते हैं? पोलराइज बोल देते हैं। रेस्टिंग फेज बोल देंगे या फिर पोलराइज स्टेज। अच्छा ये बताइए ये जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेड हो चुका है क्या? एक्साइटेड हो चुका है क्या? अभी तो नहीं हुआ। क्या बोला मैंने? रेस्टिंग फेज में है। लेकिन क्या एक्साइटेड होने की एबिलिटी रखता है क्या? अरे रखता है क्या? इसलिए इसका नाम क्या होता है? एक्साइटेबल। तो इसको मैं बोल सकता हूं रेस्टिंग फेज, पोलराइज फेज और एक्साइटेबल फेज। रेस्टिंग क्यों बोला है? क्योंकि उससे अभी भी अपन ने उसको क्या नहीं दिया है? स्टिमुलस नहीं दिया है। पोलराइज क्यों बोला है? क्योंकि बाहर और अंदर क्या है जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज आयन रहते हैं। और एक्साइटेबल क्यों बोला है? कि ये अभी तो एक्साइटेड नहीं है लेकिन अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा।
अभी तो एक्साइटेड नहीं है, लेकिन अगर मैंने किया तो हो जाएगा। अभी मैंने कर दिया है क्या? नहीं किया है। क्या मैं कर सकता हूं? ये एक्साइटेड हो सकता है, हो सकता है। तो फर्स्ट फेज इज रेस्टिंग फेज, पोलराइज फेज और एक्साइटेबल फेज। इस टॉपिक में हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री और थोड़ी सी फिजिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1। डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे V2 जो होता है -35 मिली वोल्ट होता है, और इधर की साइड में जो होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव 35 मिली वोल्ट। ये मैंने जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि अंदर की साइड की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी वाली चार्ज थी? नेगेटिवली। जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी वाली चार्ज है? पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव अपन इसमें लिखेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि जो मेम्ब्रेन है उस पर चार्ज कौन सा है। अंदर की साइड में जो लिखा है वो नेगेटिवली वाला है इसके लिए, बाहर की साइड में जो लिखा है वो पॉजिटिव वाला है किसके लिए? बाहर वाले के लिए। तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा? मेरे से ज्यादा तो आपको आता ही होगा कि माइनस प्लस होता है तो वो उसको माइनस ही कंसीडर करते हैं, और माइनस माइनस हो जाता है तो उसको प्लस कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है -70 मिली वोल्ट। ये बात क्लियर है सबको? ये जो -70 मिली वोल्ट आया है हमारे पास में, क्या वो रेस्टिंग फेज में आया है? और ये जो पोटेंशियल अपन ने निकाला डेल्टा वी को पोटेंशियल बोला जाता है, क्या ये मेम्ब्रेन का आया है? अरे इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही तो है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है RMP। RMP का मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात? ये कितना होता है? -70 होता है। अब आपके माइंड में ये भी तो आ सकता है ना कि सर -35 भी क्यों? आएगा किसी के माइंड में कि सर ये -35 भी क्यों आया है? तो ये सारी जो वैल्यू आई है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती है ना, तो अपन को उस पर नहीं जाना है। वैसे ऐसा होता है कि इसके अपन रेंज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसकी रेंज बना सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि -70 होता है RMP, और इसको पोलराइज क्यों बोला है? क्योंकि दोनों साइड में चार्ज होते हैं जो अलग अलग होते हैं। अब ये जो पोलराइज जो स्टेज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? अपन इसको बोल देंगे कि जो एक्जुलेमा होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ सेलेक्टेड आयंस को ही क्या करवाएगी? ट्रांसफर करवाएगी। देखो किस किस को करवा रही है? सोडियम और पोटेशियम को। क्या ये आयन नहीं है क्या? क्या ये जो प्रोटीन्स है उस पर आयन नहीं है क्या? उनको तो नहीं करने दे रही है। तो इसको लिए इसको क्या बोल दिया है? सेलेक्टिवली परमिएबल बोल दिया है। वो अपन बता भी देंगे कि क्यों क्यों। बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन होती है किसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है? सोडियम के लिए कि पोटेशियम के लिए? मैंने बता दिया है, मैं आपसे वही पूछूंगा जो मैंने बता दिया है। सोडियम के लिए ज्यादा होती है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है? सोडियम के लिए ज्यादा होती है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है? सोडियम के लिए ज्यादा होती है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है? सोडियम के लिए ज्यादा होती है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है? सोडियम के लिए ज्यादा होती है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है? पोटेशियम के लिए ज्यादा। क्या बोला मैंने? जो मैंने बता दी मैं वही पूछूंगा, जो मैंने बताया नहीं वो तुम्हें पता ही कैसे? तो ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए ज्यादा होती है? पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। इसलिए सोडियम के लिए एनसीईआरटी क्या बोल देती है? नियरली इम्परमिएबल। एक तो किसके लिए है? सोडियम के लिए। और नेगेटिवली प्रोटीन्स के लिए भी क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। समझ गए कि बात को? अरे समझेगा नहीं समझे बोलो ना भाई। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अपन ने पोलराइज स्टेज बनाई है वो किसकी वजह से बनी है? कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोलराइज होती है।
ये किसकी वजह से आई है? इन आयंस की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है? आयंस की वजह से आई है। और इन आयंस को ट्रांसफर करवाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी है? जुगाड़ है ना, कि अपन इसको एक्टिवली ट्रांसफर भी करवा सकते हैं और पैसिवली भी करवा सकते हैं। तो ये जो पोलराइज होती है किससे? ट्रांसफर ऑफ आयंस। और वो कैसे हो सकते हैं? एक्टिव और पैसिव। क्या अपन ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं? पैसिव जो ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन डिफ्यूजन भी तो बोल सकते हैं ना। डिफ्यूजन में भी तो क्या होता है? ज्यादा से कम ही होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या हुआ है, क्या क्या याद रखना है कि जो एक्जुलम होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज होती है। किसकी वजह से होती है? ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से। और ये जो ट्रांसफर ऑफ आयन है वो कैसे कैसे हो सकता है? एक्टिवली हो सकता है और पैसिवली हो सकता है। इस टाइम पर जो पोटेंशियल होता है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, विच इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। मिली होता है, मेगा नहीं होता है। कई कई बार आपको स्टेटमेंट में या फिर ऑप्शन में दिख जाएगा ये कैपिटल एम नहीं, कैपिटल एम। अपन को क्या कंसीडर करना है? स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल हो जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देता है? मेगा को। हमें क्या बनाना है? मिली बनाना है। तो कैपिटल आना चाहिए कि स्मॉल आना चाहिए? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको ऐसे ही मिलेगा, -70 कैपिटल एम वी। तो घूम नहीं जाना। तीसरी बात, जो अपन ने 3 जो चैनल पढ़े हैं वो उनका काम क्या है? देखो, पहला कौन सा था? लीकी चैनल था। कौन सा था? लीकी चैनल। लीकी चैनल को मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो काम चल जाएगा, तो मैं नहीं लिखना है अभी। लेकिन दूसरा कौन सा था? सोडियम पोटेशियम पंप। और तीसरा कौन सा था? सोडियम पोटेशियम वोल्टेज कंट्रोल। अब मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? पहले तो यहाँ पे देखो कि हमें अंदर की साइड में कौन सा एनवायरमेंट क्रिएट करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और तुम तो उसमें माहिर हो, नेगेटिव एनवायरमेंट में। तो आपको इन तीनों में से देख के बताना है कि हमें अंदर की साइड में नेगेटिव क्रिएट करना है, तो अपन वो किसको चालू रखना है, क्या बताना है वो भी मैं बता देता हूं कि ये ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा। लीकेज चैनल बताओ, मेरे को अंदर की साइड में नेगेटिव क्रिएट करना है तो ओपन रखूं कि क्लोज रखूं, ऑन या ऑफ? देख के बताना है, ऑन की ऑफ। मेरे को अंदर की साइड में नेगेटिव क्रिएट करना है, ऑन की ऑफ? देखो, इसमें आपको 2 तरह के आंसर मिल जाएंगे, कोई सा भी आप देख के बता सकते हो। पहले तो ये देखो कि जो पोटेशियम है वो बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है। कितने पोटेशियम मैंने बाहर भेजे हैं? 2। और अंदर कितना आया है? 1 आया है। तो अंदर तो कम ही हो गया ना? अरे अंदर तो कम ही हुआ ना। 2 पॉजिटिव बाहर चले गए और अंदर कितना आया है? 1 ही आया है। इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा किधर गए? तो पॉजिटिव के कंपैरिजन में तो अंदर क्या हो गया है? नेगेटिव। एक तो ये बात यहां से पता लगा सकते हो। और ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? तो इसको देखो चाहे मत देखो, वो तो हमेशा चालू रहेगा। तो लीकेज चैनल कैसे रहते हैं? यहाँ पे ओपन रहेंगे। अब बात करते हैं पंप की। पंप पे बता, चालू कर दूं कि बंद कर दूं? देखो, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम। अंदर कम है कि बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है ना, अंदर कम है ना। तो बात सही है ना, यही तो अपन को करना था। तो इसको चालू कर दूं? ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल बताओ, चालू की बंद? वोल्टेज गेटेड चैनल चालू की बंद? बंद की चालू? चालू की बंद? का है चालू? मैंने कोई स्टिमुलस नहीं दिया, मैंने कोई वोल्टेज नहीं दिया है, अभी तो रेस्टिंग फेज में है ना। मैंने क्या बोला था कि मैं एक्साइटेड करना चाहूं तो हो सकता है, क्या हो जाएगा? मैंने करना ही कहां चाहा, अभी चाहूंगा तो होगा ना। अभी मैंने स्टिमुलस नहीं दिया है, तो ये कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा। कैसा रहेगा? क्लोज। तभी तो अपन ने क्या बोला है? एक्साइटेबल बोला है, इट इज एबल टू एक्साइट।
करूंगा तो हो जाएगा। अभी किया है क्या? क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है क्या होने की, एक्साइटेड होने की। लेकिन अभी फिलहाल कौन सी स्टेज में है? रेस्टिंग फेज में है। ऐसा भी मान सकते हो कि अभी जैसे कि तुम सुबह सुबह सोते रहते हो, है ना, मम्मी, जैसे कि अगर तुम जैसे 10 बजे तक भी सो रहे हो, ये फर्स्ट वाली जो फेज है वो हो चुकी है। अब इसको अपन रियल लाइफ से अपन इसको मैच करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग सो रहे हो, है ना, मम्मी अपने बेड को साफ सफाई करने आती है, तो आपको धीरे से एक दो आवाज दे देती है कि बेटा उठ जा। कौन सी फेज में हो अभी आप? रेस्टिंग फेज में हो, पोलराइज हो। लेकिन क्या उठने की एबिलिटी है तुम्हारे अंदर? है। लेकिन अभी उठ चुके हो क्या? नहीं उठ चुके हो। फिर मम्मी ने 2-4 बार आपको बोल दिया कि उठ जा उठ जा उठ जा। इतने में पापा आ गए कि नहीं उठ रहा है क्या? फिर एक धीरे से थप्पड़ आएगा। तो थप्पड़ आया तो वही तो क्या है तुम्हारे लिए? स्टिमुलस है ना। एबिलिटी थी उठने की, लेकिन वो जब पड़ गया तो थोड़ा सा और एक्साइटेड हो गए आप। पर अगर बाई चांस वो ज्यादा हो जाएगा तो देखो, अगर आपको थोड़ा सा थप्पड़ मिलेगा ना, मतलब कि वोल्टेज कैसा मिला है? लो मिला है, तो कौन सा चैनल खुलेंगे? और अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कि एक बार में भी नहीं उठे, फिर 2-4 इकट्ठे आएंगे, फिर कौन सा खुल जाएगा? ये वाला खुल जाएगा। लेकिन ये कब खुलेगा? जब आपको स्टिमुलस मिलेगा। वैसे तो आवाज तो खूब लगाते रहते हैं। हाँ, मम्मी भी मार देती है। तू बहुत सोचता लड़कियों के बारे में। अच्छा, तू पापा का मगरमच्छ। हाँ, रेस्ट ये समझ में आया क्या? अरे टॉपिक से नहीं भटकने का, ये समझ में आ गया। अब दूसरी फेज पे पढ़ते हैं। टाइम है ना अपने पास में? हाँ, तो आज समझ लो, नोट बाद में कर लेना। दूसरी जो फेज आ जाती है उसको बोला दिया जाता है डीपोलराइज। क्या बोल दिया जाता है? डीपोलराइज फेज। अब बताओ, एक्साइटेबल बोलूंगा कि एक्साइटेड बोलूंगा? एक्साइटेड। पहले देखो, जो एक्सोन था उस पर कितना था रेस्टिंग फेज में? -70 था। अरे इधर तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, तुम आपस में करते रहते हो। अंदर की साइड में, बाहर की साइड में। इस वाली फेज को क्या बोला था अपन ने? पोलराइज। क्या बोला था? पोलराइज। आपने नाम सुना है हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का नाम सुना है? अगर ये हाइड्रेशन नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे? डिहाइड्रेशन। ठीक है। वैसे ही यहां पे क्या था? पोलराइज, डीपोलराइज। हाइड्रेशन में आप क्या करते हो? वाटर को हटा देते हो, जो चीज है उसको, जैसे कि एक्टिवेट, डीएक्टिवेट। पहले काम कर रहा था, अब काम नहीं करेगा। तो अपन को यहाँ पे पोलराइज में से इसको क्या करना है? डीपोलराइज करना है। कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे कैसा चार्ज था? बाहर की तरफ पॉजिटिव था ना, और अंदर की तरफ कैसा था? अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या कर देंगे? बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। कौन करेगा? मैं या तुम? कोई नहीं करेगा। वो 3 जुगाड़ बनाए वो करेंगे। मैं तो तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो देखो, अब अपन को क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड हो गई है, एक्साइटेड हो गई तो इसको स्टिमुलस तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई, स्टिमुलस तो देना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या दिया? थोड़ा सा स्टिमुलस दिया। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा स्टिमुलस दिया। तो धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले ये कैसे होने लगेगा? अंदर से पॉजिटिव। धीरे धीरे हौले हौले ये कैसे होने लगेगा? बाहर से नेगेटिव। स्टिमुलस मैंने दे दिया है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं जैसे कि आपके लिए जो मम्मी आपको आवाज दे रही थी वो भी तो एक स्टिमुलस ही था ना, लेकिन उस पर तो आप नहीं उठे। इसका मतलब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक थप्पड़ तो चाहिए चाहिए हमें उठने के लिए। क्या चाहिए? एक थप्पड़ तो चाहिए चाहिए। मतलब आपका क्या थ्रेशोल्ड? स्टिमुलस होना चाहिए। वैसे ही इस एक्सोन के लिए क्या होता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है एक, जो कि कितना होता है? 10 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? 10 मिली वोल्ट। कितना होता है? 10 मिली वोल्ट। कितना होता है? 10 मिली वोल्ट। ये जो 10 मिली वोल्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव में। अब बताओ, ये -70 था, इसको अपन ने कितना दे दिया?
प्लस 10 मिली वोल्ट दे दिया, तो अब स्टिमुलस कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल -60 हो जाएगा ना। इसको क्या बोल दिया जाता है, ये तो क्या था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। क्या है ये, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। हो गया। अरे जब मैंने अब इसको स्टिमुलस दे दिया है थोड़ा वाला, तो ये लो वोल्टेज वाला है कि हाई वोल्टेज वाला है, लो वोल्टेज वाला है। तो कौन से वाले चैनल खुलेंगे, 3 जुगाड़ है। पहला वाला क्या है, लीकी चैनल। दूसरा कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पंप। और तीसरा कौन सा है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। बताओ लीकी चैनल के साथ में क्या करें, ओपन या क्लोज, इसमें तो देखने का ही नहीं है। इसमें बताओ पंप चालू के बंद, चालू के बंद, चालू के बंद। अरे चालू कैसे रहेगा, जब अंदर नेगेटिव करना था तब भी तुमने इसको चालू किया, अब तो हमें पॉजिटिव करना है ना। अरे ये नेगेटिव करने का काम करता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, बंद। हो गया है। अरे सॉरी, ठीक है। अरे वो बोल रही थी ना, तो उसको वाला आ गया मेरे में। अब देखो अपन ने इसको क्या दे दिया, स्टिमुलस दे दिया है। क्या दे दिया है, स्टिमुलस दे दिया है। अब बताओ सोडियम वाला चैनल ओपन होगा कि पोटेशियम वाला, सोडियम की पोटेशियम, सोडियम वाला। अब सोडियम वाला ओपन है और वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो सोडियम अंदर आएंगे कि बाहर जाएंगे, बोल दो ना जरा, अंदर आएंगे। तो जैसे जैसे कैसे कैसे, जैसे जैसे ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, सोडियम कहां पे आएंगे, अंदर आएंगे। कौन से आ रहे हैं अंदर, सोडियम। चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, अरे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव अंदर की साइड में आएगा, पॉजिटिव अंदर की साइड में आएगा। तो ये जो नेगेटिव था बताओ पॉजिटिव बनता जाएगा क्या, बनता जाएगा ना। तो ये तो अपन को करना था, हो गया है। अब धीरे धीरे होने होने ये जो पोटेंशियल है बढ़ता जाएगा, क्या करता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और एक टाइम के बाद में ये जो मेम्ब्रेन थी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। मतलब अंदर पूरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, बाहर पूरा क्या हो जाता है, नेगेटिव। और ये वोल्टेज कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब जो मेम्ब्रेन थी वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डीपोलराइज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डीपोलराइज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डीपोलराइज हो चुकी है। अपना काम तो हो गया ना, ये तो पढ़ना था। इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है वो पूरी क्या हो चुकी है, एक्साइटेड हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे भी चलती है। अब देखो जब सोडियम अंदर आने लग जाएंगे, अंदर आने लग जाएंगे, अंदर आने लग जाएंगे, तो अब यहाँ पे सोडियम वाले पंप को क्या हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि उसका काम चुका है। लेकिन वो बंद नहीं होते हैं। इसका मतलब 0 तो हो ही गया है। अब क्या होने लग जाएगा, पॉजिटिव में होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अंदर आ जाएंगे। तो अंदर क्या हो जाता है अब, पॉजिटिव 45 मिलीवॉट होगा। इसको क्या बोल दिया जाता है, यहां से यहां पे जो ट्रांसफर हुआ ना, इसको बोल दिया जाता है ओवरशूट। शूटिंग, बंदूक से अपन शूटिंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब मान के चलो कि ये सोडियम अंदर आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे। यहाँ पे जब आ रहे थे तो उसको बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि 0 तक हो गया। लेकिन अभी भी नहीं रुक रहे हैं, ओवर शूटिंग चालू है। तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी कंडीशन को, जब ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, इसी कंडीशन को बोल दिया जाता है क्या, नर्व इंपल्स। इसी को बोल दिया जाता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। जैसे कि आप एक थप्पड़ पड़ गया, फिर भी 1-2 अंगड़ाइयां ली, वापस सो गए। फिर आ जाता है पापा को क्या, गुस्सा। अब तुम उठ गए हो फिर भी दिए जा रहे हैं। वही क्या होती है, नर्व इंपल्स। कि अब तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है, इतना पोटेंशियल आ चुका है कि हाँ बताओ क्या काम है, तो आप एक्शन करने के पोटेंशियल में आ जाते हो। समझ गए बात, क्योंकि अब क्या जनरेट हो चुकी है, नर्व इंपल्स। अब तुम्हारी सोने की हिम्मत नहीं है,
अब तो क्या करना पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा। तो बताओ इस कंडीशन पर क्या होता है, ये वाला बंद रहता है। अब एक लाइन आती है जो एनसीईआरटी बोलती है, मैं नहीं बोलता, कौन बोलती है, वो बोलती है, और उसने बोला तो मेरे को बताने का। ये बोलती है कि जो सोडियम के लिए जो परमेबिलिटी होती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। permeability for sodium ions are short-lived, which is followed by increase permeability for potassium ions। तो देखो वो सोडियम के जो थे यहाँ पे तो ओपन थे, लेकिन यहाँ पे क्या स्टिमुलस ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे तो लो वोल्टेज था, वहां पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। तो अब कौन से वाले भी चालू हो जाते हैं, पोटेशियम वाले। तो देखो परमेबिलिटी किसके लिए है, सोडियम के लिए वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, तुरंत ही देखो 0 से क्या हो गया है 45 हो गया है प्लस में। तो अब ये वाले तो क्या हो जाएंगे बंद, अब कौन से चालू हो जाएंगे, पोटेशियम वाले। कौन से वाले, पोटेशियम वाले। तो नेक्स्ट फेज कौन सी आ जाती है, तीसरी फेज। इस फेज का नाम क्या होता है, रीपोलराइजेशन। मतलब कि जो फर्स्ट फेज थी उसी में अपन को वापस से लौट जाना है, ये वाली फेज क्रिएट करनी है। तो बताइए लीकेज चैनल चालू की बंद, बताइए सोडियम पोटेशियम पंप चालू की बंद, सोडियम वीजीसी पोटेशियम वीजीसी, बोल दो भाई, ये चालू, ये देखो खटाक से बता रहे हो, अब तो तुम जहरीले बच्चे हो रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब पोटेशियम वाले जो चैनल है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा कहां पे हैं, बाहर है कि अंदर है, बाहर है कि अंदर है, पोटेशियम ज्यादा कहां पे होते हैं, अंदर होते हैं ना। अब मैं उनको कहां पे भेज रहा हूं, बाहर भेज रहा हूं ना। तो अंदर से कौन सा आयन कम हो रहा है, पोटेशियम, उस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव कम हो रहा है अंदर से, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, नेगेटिव। और ये भी इतना बढ़ जाता है कि नॉर्मली कहां पे रुक जाना चाहिए था, -70 पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मानता है, ये भी कितने पे जाके रुकता है, -90 पर। कितने पर, -90 पर। तो रिपोलराइजेशन तो कितने पे हो जाना चाहिए था, -70 पर, लेकिन ये रुका ही नहीं, उससे भी ज्यादा हो गया ना, पोलराइज स्टेज से भी तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन को बोल दिया जाता है हाइपर पोलराइजेशन। तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया है, -70 तक का काम था इसका, लेकिन नहीं रोका भाई साहब, और -90 कर दिया है, थोड़ा सा क्या हो गया है, हाइपर हो गया है। तो रिपोलराइजेशन पूछे या फिर हाइपर पोलराइजेशन पूछे, कंडीशन सेम क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या फिर नर्व इंपल्स जनरेट होता है, तो वो कौन सी वाली फेज बोलते हैं उसको, डिपोलराइज। कभी भी आपसे पूछे डिपोलराइज तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए नर्व इंपल्स, कभी भी आपसे पूछे एक्शन पोटेंशियल माइंड में क्लिक होना चाहिए डिपोलराइज। ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद हो जानी चाहिए। कर लोगे क्या भाई, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू बोल दो, -60 मिलीवॉट, आरएमपी की वैल्यू बोल दो -70 मिलीवॉट, डिपोलराइज ओ एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बोल दो +45। इसको अगर रेंज में बोलना चाहे तो रेंज बता सकते हैं इसकी अपन, +30 से 45 मिलीवॉट। बस मिली और मेगा के याद रख लेना ना। करो नोट।